देहरादून में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम समूह सलाहकार के साथ की बैठक। दिसंबर में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सिख समुदाय ने किया सीएम धामी को सम्मानित। शादी विवाह में रजिस्ट्रेशन लागू करने के फैसले का किया स्वागत। कहा, एक वैसी व्यवस्था से समाज होगा एकजुट। बागेश्वर उपचुनाव का नामांकन हुआ समाप्त। कांग्रेस के बसंत कुमार ने किया नामांकन पत्र जमा। प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। खटीमा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। प्रशासन की टीम को उद्वेग। अतिक्रमणकारियों में मचवा हड़कंप। नेशनल हाईवे के किनारे बनी अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य में आगामी दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहा है ताकि राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ सके, साथ ही राज्य में बाहरी स्रोतों से निवेश भी आ सके और इस निवेश के जरिए विकास और रोजगार प्रदेशवासियों को मुहैया हो सके। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्य सरकार के सलाहकार समूह की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस दौरान राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य में इस इन्वेस्टर समिट के लिए राज्य सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारा है और लगभग 50,000 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे उत्तराखंड में रखा है कि हम ग्राउंड कराएंगे 50,000 करोड़ के आसपास का। लेकिन जैसे जैसे ये मीटिंग्स आगे बढ़ेंगी, जैसे रोड शो बढ़ेगा, उसके हिसाब से लक्ष्य बढ़ेगा घटेगा वो देखेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमारी दिसंबर माह में प्रस्तावित है, उस बैठक को लेकर आज जो हमारे विभिन्न उद्योग समूह के लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और समाज के विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी से हमने चर्चा की है और सभी ने अपने सुझाव दिए हैं कि कैसे और अधिक लोगों को यहाँ आकर्षित किया जा सकता है, अधिकतम निवेश लाया जा सकता है। हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है। चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएं और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएं। प्रदेश में टाउन हॉल परिसर में कार्यालय न मिलने से लोग दुखी है। इससे नाराज जल संस्थान कर्मचारी संघ ने 18 अगस्त को सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया, जिसमें वे काला फीता बांधकर काम करेंगे। वहीं मांगे पूरी न होने पर 23 अगस्त को 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश रखा जाएगा। इससे शहर में पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। आपको बता दें कि पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और नगर पालिका के बीच टाउन हॉल को लेकर गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में जल संस्थान विभाग को कार्यालय मिलना मुश्किल लग रहा है। बार मौखिक, लिखित नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी के साथ पत्राचार भी किया और उनकी तरफ से हमें जो अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से जो आज जो हमें जो ये कदम उठाना पड़ रहा कि जो चाहे हमारा उपभोक्ता है वो भी हमारा आदमी है, उन्हें कष्ट हुआ तो हमें भी कष्ट हुआ, हमारे कर्मचारियों को भी कष्ट हो रहा है। तो लिहाजा ये है कि मैं शासन प्रशासन से ये जो उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो है जो 2007 से जी ये प्रकरण चल रहा है और एक ऑफिस का मैटर है, उसमें जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, क्योंकि हमारा संघ है जो जल्दी से किसी भी जो मैटर पे जो आता नहीं। कार्यक्रम हमारा यह है कि 18 तारीख को धरना रहेगा परिसर में।
जनपद उत्तरकाशी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान की अध्यक्षता में अधिकारियों और स्थानीय जनता के बीच बैठक हुई। लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट की आड़ में उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं डीएफओ का कहना है कि कच्चे मकानों को तोड़ा जा रहा है और जो मकान पक्के हैं उन्हें नोटिस भेजकर दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा, लेकिन किसी को कोई परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। अतिक्रमण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में हटाया जा रहा है, तो उसके क्रम में सभी जनप्रतिनिधियों ने बात रखी है कि लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। अतिक्रमण हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में ऐसे लोगों को न हटाया जाए। ये संज्ञान में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो है बेवजह परेशान किया जा रहा है, तो इसी के संदर्भ में आज जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने निवेदन किया कि जो चाहे पीडब्ल्यूडी हो या फॉरेस्ट हो, तमाम जो विभाग जो अतिक्रमण हटाने का काम कार्रवाई कर रहे हैं। आज अतिक्रमण को लेकर जो बैठक विधिवत जनमानस के बीच में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा हुई है, वो सकारात्मक पहल की हुई है और कहीं पर भी इस तरह का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ कोई गलत होगा। हम जो न्याय संगत निर्णय है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी और ये सुमित के साथ, क्योंकि न्यायालय के निर्णय भी जनता के लिए होते हैं और जन को जो निर्णय अगर उसके उनकी भावनाओं के अंतर्गत नहीं है और उनकी आजीविकाओं को छेड़खानी वाले अंतर्गत है, तो उसको भी चैलेंज किया जाता है। तब तत्कालीन व्यवस्थाओं हेतु आदेश का सब सम्मान करते हैं और जो लोगों के अंदर जो दहशत थी कि भाई जो चीनीकरण का काम चल रहा है, प्रशासन ने को भी आदेश है तो प्रशासन भी चीनीकरण का काम कर रहा है, तो लोगों के अंदर दहशत न फैले। हम ही नहीं चाहते हैं कि इससे कोई ऐसा माहौल फैले और कोर्ट का भी जो आदेश है कि जो अतिक्रमण सड़कों पर है वो मतलब न हो और उसको भी तोड़ा जाए। तो प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरा दिन रात लगा हुआ है कि किस तरह से चीनीकरण किया जाए। तो चीनीकरण में लोगों में कई अंदेशा है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे कार्यों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने बद्रीनाथ में आंदोलन कर रहे पीड़ित लोगों के आंदोलन का भी समर्थन किया। पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि सरकार बिना प्रभावितों से बातचीत के कार्य कर रही है। प्रभावित लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पीड़ित लोगों के साथ है और वह खुद आंदोलन को समर्थन देने जाएंगे। आपको बता दें कि बद्रीनाथ में पिछले 1.5 महीने से बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित समाज और व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है। बिना लोगों के कुछ सुने वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ पर व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, होटल चलाने वाले लोग हैं, किसी प्रकार छोटा मोटा कारोबार कर अपना स्वयं का रोजगार चलाते हैं या रहते हैं, वो सब लोग आज इस रूप में चिंतित हैं कि उनको ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। वर्षों से जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर वो सरकारी भूमि भी है तो सरकार को उनको बेदखल करने से पहले उनकी मांगों को सहृदयतापूर्वक सुन के, बड़ी शालीनता से सुन के और उनके हित में क्या हो सकता है उस पर निर्णय करना चाहिए। पर सरकार आंख और कान बंद करके सिर्फ इस बात पे लगी हुई है कि आप खाली करें, इसलिए वो लोग आंदोलित हैं। हमारा पूरा समर्थन उनको है। देहरादून में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। अब तक आपको बता दें कि देहरादून में 244 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो गई है, जबकि इनमें से 56 डेंगू के मरीज सक्रिय हैं। इनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन के मुताबिक सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड आइसोलेट किए गए हैं, जबकि दून अस्पताल में 73 बेड आरक्षित किए गए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है। अब से 240 मरीज हमारे जनपद में डेंगू के मिल चुके हैं, जिसमें से वर्तमान में 56 मरीज एक्टिव हैं जिनका कि इलाज चल रहा है। बाकी मरीज हमारे ठीक होके अपने घरों पे जा चुके हैं वापस। जहाँ तक बेड की बात है तो सभी अस्पतालों में हमने डेंगू के लिए बेड को आइसोलेट किया हुआ है। जैसे दून मेडिकल कॉलेज है तो उसमें आज की डेट में 73 बेड हमारे डेंगू के लिए रिजर्व है। जिला अस्पताल में हमने 30 बेड रिजर्व किए हैं। इसके अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी हमने बेड को रिजर्व किया हुआ है।
तो खबर आपको चमोली से बता दें, जहां पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक लेते हुए केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाकर गुणवत्ता के साथ योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने पर जोर दिया। सांसद ने केंद्र पोषित योजनाओं के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, PMGISY सड़क जल जीवन मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति, PM फसल बीमा, स्वच्छ भारत मिशन, सर्व शिक्षा, सामाजिक पेंशन आदि योजनाओं की समीक्षा की। जिले में केंद्र पोषित योजनाओं की अच्छी प्रगति और आजीविका संवर्धन गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर पर जनपद चमोली को स्कॉच अवार्ड मिलने पर उन्होंने प्रशासन की टीम को बधाई भी दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस से प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर राजकुमार ने कहा कि देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पताल डेंगू मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी फीस वसूल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से देहरादून के 100 वार्डों में एक हेल्थ पोस्ट बनवाने की मांग उठाई गई है। मरीज शहर देहरादून ही नहीं पूरे प्रदेश भर में बढ़ते जा रहे हैं और इनकी व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। हॉस्पिटलों के आप हाल देख लीजिए, बरसात में सारा पानी घुस गया, गंदगी इतनी हो रही है, सब पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, स्टाफ इनके पास नहीं है, बेड इनके पास नहीं है और इसके साथ साथ दवाइयाँ तो इन पे है ही नहीं। हमने इनसे अनुरोध किया है आज तो, लेकिन हमने फिर बताया भी है कि हम इसमें प्रदर्शन भी करेंगे इसके साथ साथ कि भाई जितने भी आपके ज़िले में हॉस्पिटल हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या सरकारी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी आप निर्देशित करें कि इतनी लूट मार ना करें। प्रशासक आँख पे आँख कान से सुन नहीं रहा है। हमने डिमांड इनसे करी है कि पूरे शहर, जैसे नगर निगम शहर है, 100 वार्ड है, इसमें एक हेल्थ पोस्ट सेंटर बनाया जाए जैसे पहले थे। घर घर जाके डोर टू डोर दवाई वितरण करी जाए, उनको पानी की जानकारी दी जाए कि यहाँ पानी इकट्ठा ना हो और कीटनाशक दवाइयों को छिड़काव किया जाए और साथ साथ कैंप लगाकर सबकी जाँच। लक्सर तहसील परिसर में उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान से तोमर किसान संगठन के करीब सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुलाकात करने पहुंचे। जनहित के विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए विभिन्न मामलों की शिकायत की गई। इस दौरान अवैध खनन का मुद्दा उठाकर शिकायत करते हुए इसकी निष्पक्ष और विस्तार पूर्वक जांच की भी मांग उठाई गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष चौधरी परविंदर सिंह ने ज्ञापन सौंपते वक्त बाढ़ के कारण आई आपदा से पीड़ित किसानों के लिए मुआवजे की कार्रवाई में गड़बड़ी का भी अंदेशा जताया। उप जिला मजिस्ट्रेट ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खुद देखा भी है, उसमें कोई परमिशन नहीं है और परमिशन है तो सरकारी जो वो है डंप करने का उसके लिए है, पर वो जो है अलग तरीके से मिट्टी का भराव कर रहे हैं, दूसरी जगह अपना पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। और एक जो किसानों के चेक मिल रहे हैं उनके लिए जो मुआवजा मिलना है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है और उसकी निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष तरीके से मुआवजा किसानों को मिले, इसके लिए हम विशेषकर आज एसडीएम साहब से मिलने आए। कुछ इन्होंने 4-5 बिंदु हैं जो जिसके संबंध में ज्ञापन दिया है और मोस्टली तो जो मुआवजे का जो हमारा काम चल रहा है, जो यहाँ पे जल भराव हुआ था और गन्ने की जो फसल है या अन्य जो फसल है वो जो खराब हुई थी, तो हमारा अभी सर्वे का काम चल रहा है और कुछ गांव में हमारा हो भी गया है, बल्कि 106 गांव में हमारा वितरण भी हो गया, मुआवजे का वितरण भी हो गया है। 166 गांव हमारे टोटल हैं, बाकी भी हमारा सर्वे का काम चल रहा है। 5-7 दिन में हमारा सर्वे का काम कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा सभी पटवारियों को, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को ये निर्देश दे रखा है कि जिसका नुकसान हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए और निष्पक्ष जांच उसकी होनी चाहिए। और अगर उसके बाद भी कोई शिकायत आती है तो नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में एक कमेटी बना रखी है, अगर इस तरह की कोई भी शिकायतें आएंगी तो उसको क्रॉस चेक भी कर लिया जाएगा। देहरादून में सिख समुदाय ने आनंद कारज में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हुए सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आनंद कारज मैरिज एक्ट व्यवस्था लागू करने से
कई फायदे होंगे। महिलाओं बच्चों को उनके हक मिलेंगे। इस मौके पर सीएम धामी ने श्री गुरु सिंह सभा के गरीब कल्याण के कार्यों की सराहना करते हुए 25 लाख गरीब कल्याण व 25 लाख रुपए गरीब बच्चों के स्कूल के उत्थान के लिए देने की घोषणा भी की। सराय काफी गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए काफी सेवा के काम करती है। इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण निधि से 25 लाख रुपए देने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि 25 लाख रुपए की धनराशि इसको दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो हमारा पूरा समाज है वो पूरे सेवा भाव से काम करता है। उसमें जो हमारे गरीब बच्चे होते हैं, उन परिवार के बच्चों को, समाज के अन्य तबकों के लिए जो आपने विद्यालय खोले हैं, मैं ऐसे विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए भी 25 लाख रुपए की धनराशि, ठीक है। बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन के फौरन बाद भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें भाजपा के 40 बड़े नेता का नाम शामिल है जो बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है। वहीं उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम शामिल है। इस लिस्ट में सभी सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत का नाम भी शामिल है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा भी बागेश्वर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। उत्तराखंड में सबसे मजबूत दल के रूप में है और सबसे बड़े दल के रूप में है। हमने बागेश्वर में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ 188 विधानसभा क्षेत्रों में पहले ही अपने शक्ति बूथ के स्तर पर जो पालक हैं संयोजक बन चुके हैं, जो बूथों के पालक हैं संयोजक बन गए हैं, मंडलों स्तर पर प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। सभी विधायक और सांसद उस क्षेत्र में लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ रहे हैं और संगठन के मजबूत प्रबंधन से इस चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि अतिक्रमण कर बनाई गई 10 कच्ची शराब दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया है। पहेनिया चौराहे के पास नेशनल हाईवे पर अवैध शराब की दुकानें बनी थी, जिन पर कार्रवाई की गई। तहसीलदार हिमांशु जोशी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने एनएच प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। तहसीलदार ने कहा कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। इस पर रोड साइड जितने भी अतिक्रमण हैं, एनएच स्पेशली एनएच और एसएच पे, उन पे कार्रवाई शीघ्र की जानी है। तो उसी कार्रवाई के क्रम में हमने पहेनिया में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और भी सभी लोगों से निवेदन है कि जिनके भी अतिक्रमण रोड साइड हो तत्काल हटा लें, अन्यथा हमको प्रशासन को बलपूर्वक उनको हटाना पड़ेगा। करीब 10 अवैध अतिक्रमण तोड़ दिए हैं। लक्सर के गंगा तटी और अन्य इलाकों में अवैध खनन का गोरख धंधा प्रतिबंध के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका एक बड़ा कारण पुलिस बल की कमी होना भी सामने आ रहा है। माफिया काले साए में ही नहीं, दिन दहाड़े भी राजस्व विभाग को चूना लगा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बढ़ते अवैध खनन से सड़क हादसों में भी इजाफा हो रहा है। हाईकोर्ट अधिवक्ता ने भी इस मामले में चिंता जताई। साथ ही माफियाओं का कारनामा अधिकारियों के सामने रखा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। खनन है, ये भ्रष्टाचार और अपराध का एक मिश्लेषण है। और दूसरी चीज ये है कि इससे हमारे क्षेत्र के किसी भी आदमी को कोई फायदा नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोतवाल का ट्रांसफर भी अपनी मर्जी से कराते हैं और टोटल कानून की अनदेखी है। मेरे हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और एक स्पेशल टीम गठित करनी चाहिए जो वाहन को भी चेक करे, प्रॉपरली चेक करे और माइनिंग के लॉज के अकॉर्डिंग हो। ये खनन माफिया बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि 6 महीने तक खनन बंद है बरसात के कारण। लेकिन क्या करते हैं, ये पूरी रात खनन चलता है और जो हमारी सरकार है ये भी इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है और इसमें पुलिस बल की जो संख्या है वो कम है। और हम सरकार से यही चाहते हैं कि पुलिस बल की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और इन्हें खनन माफिया को पकड़ो और इन पर अंकुश लगाओ, क्योंकि इन खनन माफिया के चलते हुए हमारे लक्सर में ही कई जगह इतने खतरनाक हादसे हो चुके हैं। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।